हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की डेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आ चुकी है और आपके पास बहुत कम समय है। तो अभी बहुत अच्छा समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, ठीक है, और टेस्ट देने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से है। आपने अभी जो भी पढ़ा है अब तक उसको रिवाइज करने का ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन। आप लोगों को पता होगा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आज हम लोग एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस आए हैं उसमें अलग अलग टॉपिक से हम लोग एमसीक्यूज़ देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हु गिव दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो बजट से संबंधित है और आपके ऑप्शंस हैं, देखिए, लीरो बुल्की, रेमोस्टोहम, रॉबर्ट वालपोल या विलोगबी, ठीक है। लेरॉय ब्यूल्की, ब्यूलिको, रेमोस्टोहम, रॉबर्ट वालपोल या विलोगबी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेमोस्टोहम, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा रेमोस्टोहम। ये डेफिनेशन इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। रेंसिस लिकर्ट हैज आइडेंटिफाइड द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एक सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म ऑफ कंट्रोल। एक सेकंड, ये थोड़ा इधर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म ऑफ कंट्रोल, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमें अरेंज करने को दिया हुआ है रेंसिस लिकर्ट, ठीक है। तो बताइए, बेनोवलेंट ऑथोरिटेरियन, डेलिब्रेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेंट एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेरियन, और बताना है आपको अरेंज करके, ठीक है। इसका मतलब है रेंसिस लिकर्ट ने जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स हैं और कंट्रोल के जो स्वरूप हैं उसके आधार पर मैनेजमेंट की जो मेथड्स हैं, ठीक है, उनको पहचान की है और उनकी दक्षता के आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी है उनके अकॉर्डिंग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DABC, ठीक है। तो पहले ए आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, फिर 2 नंबर पे ये, फिर बी तीसरे नंबर पे और चौथा पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस्ड आइडियाज ऑफ मैरी पी फॉलेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैरी पी फॉलेट के कौन से इनमें से विचार हैं। फंक्शनल फॉर्मेन, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेप्टेंस एरिया या इंटीग्रेशन। तो आपको बताना है कौन सा मैरी पी फॉलेट के आइडियाज़ हैं। तो बताइए क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी, ठीक है। यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन, ये उनके विचार हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखिए यहाँ पे है, हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट इन 1992। तो ये एक बुक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। बताइए किनके द्वारा लिखा गया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, गॉर्डन टुलक, ऑसबोर्न एंड गिबलर, पिफनर एंड प्रेस्थस, रॉबर्ट डेनहार्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किनके द्वारा लिखा गया, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसबोर्न एंड गिबलर, ठीक है। तो उनके द्वारा यह बुक लिखा गया, ठीक है। टेड गेबलर इसको बोलते हैं, टेड गेबलर, और ई होगा, और ऑसबोर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इस बुक में इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इस बुक में इन दोनों के द्वारा जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसके 10 पर्पज़ उन्होंने बताए हैं, 10 पर्पज़ बताए हैं, ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 10 पर्पज़ बताने वाले कौन हैं, तो ऑसबोर्न
एंड टेड गेबलर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किन्होंने 10 पर्पस बताए हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। तो याद रखिएगा ऑसबॉर्न एंड टेड गेबलर अपनी बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही नहीं है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से, ये बताना है। पहला है, इनफॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। सेकेंड है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज सोशल वैल्यूज रेदर देन इंडिविजुअल वैल्यूज। थर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम। लास्ट है, लेबर इज अ ह्यूमन बीइंग इंडोड विथ ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बताइए कौन सा इसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से संबंधित नहीं है या गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनफॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट, ये गलत है, नहीं, वो इनफॉर्मल एलिमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से संबंधित हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ये किसी लेबर को एक मशीन नहीं मानते हैं बल्कि एक सोशल प्राणी के रूप में देखते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल एलिमेंट्स या इनफॉर्मल रिलेशन पे ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो बताना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के रूप में किनको जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं चेस्टर बर्नार्ड, एडवर्ड वाइडनर, फेरल हेडी या फ्रेडरिक रिग्स, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक रिग्स, ठीक है, फ्रेडरिक्स। तो इन्हीं को फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है, फ्रेड रिग्स को, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और फ्रेडरिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दिया, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, इकोलॉजिकल अप्रोच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड गोल्स, ठीक है, तो किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया या कहा गया कि लोक प्रशासन है वो राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की एक तरीके से निष्पत्ति है या अकम्प्लिशमेंट है, ठीक है। तो बताइए कॉर्सन एंड हैरिस, डिमॉक, एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, तो किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है वुड्रो विल्सन, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, फिर है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, फिर है न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो ये सारे बुक्स हैं, ठीक है, और ऑथर्स यहाँ पे हैं, ऑथर्स हैं ये ड्रोर, ये है पानिकल, ठीक है। एक्चुअली ये जैसे एपीए और एमएलए स्टाइल होता है ना, जब लिखने की बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये पढ़ना होता है, तो यहाँ पे वो पहले टाइटल आ रहा है फिर बाद में वो नेम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मोहित भट्टाचार्य को भट्टाचार्य मोहित लिखा गया है, जेम्स ए एंडरसन, ठीक है। तो बताना है इसको अरेंज करना है एक्चुअली में कि कौन सी बुक पहले पब्लिश्ड हुई फिर बाद में पब्लिश्ड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बुक है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी डाई थॉमस आर की, यह बुक पब्लिश्ड हुई थी 1972 में, इसको याद रखिए। दूसरी बुक जो जेम्स ई एंडरसन की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, यह बुक कब पब्लिश हुई 1975 में, ओके। और जो मोहित भट्टाचार्य की बुक है, ठीक है, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह बहुत रिसेंट की बुक है 2016 की, ठीक है। वैसे भी मोहित भट्टाचार्य रिसेंट के हैं तो इनको याद रखिए। और जो ये है बुक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड,
ठीक है, यह बुक पब्लिश हुई थी 1983 में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बुक कौन आता है, बी, ठीक है, फिर आ गया डी, उसके बाद आ गया ए, और लास्ट में आ गया सी, बी डी ए सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी डी ए सी यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो बी डी ए सी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, मैच करना है। देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इधर फ्रेडरिक्स, एडवर्ड वाइडनर, हर्बर्ट साइमन और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो मैच कीजिए, कौन किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला डिसीजन मेकिंग किनके द्वारा दिया गया, डिसीजन मेकिंग अप्रोच हर्बर्ट साइमन, यहाँ पे मैच कर लीजिए। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स ने दिया। ठीक है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किनके द्वारा कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहला मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1968 में। फिर सेकेंड वाला कब हुआ, शायद 20-20 साल के टाइम पीरियड में होता था, तो 1988 में, और थर्ड 2008 में शायद हुआ। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, लेकिन पहला फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, इसको याद रखिएगा, जहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग किससे रिलेट करेंगे, एडवर्ड वाइडनर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सारे चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी न किसी रूप में आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ वॉर बट ओनली द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस of difference of opinion, of interest, not only between employer and employee but also between managers, directors, or wherever differences appears. Who said this? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, चेस्टर बर्नार्ड, डगलस मैकग्रेगर, मैरी पी फॉलेट या रेंसिस लिकर्ट। तो बताइए इसका क्या है, सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैरी पी फॉलेट के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। ओके, तो याद रखिए। और मैरी पी फॉलेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको याद रखिए, जिसका नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ठीक है, मैरी पी फॉलेट, इस बुक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। Which of the following contains the gist of the Hawthorne experiment conducted by एल्टन मायो। तो पहली बात हमें जो यहाँ क्वेश्चन से पता चलती है कि हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो के द्वारा किया गया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एज अ नोट में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, एल्टन मायो ने जो किया था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उसमें थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए और सही जवाब का बताइए, कोशिश करिए आंसर देने की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 एंड 4 ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, और ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स था, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जबकि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स किससे संबंधित है, FW टेलर से, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और FW टेलर से बहुत सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं, जैसे एक उनकी जो रचनाएं हैं, अब पीस रेट सिस्टम उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, लिख लीजिए, FW टेलर से जो रिलेटेड है। अब पीस रेट सिस्टम 1895 में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। दूसरा उनसे रिलेट कर सकते हैं आप लोग आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और ये दिया गया था 1906 में। ठीक है, 1906 में एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उनके द्वारा बताया गया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये FW टेलर से संबंधित है, और यह कब आया, 1911 में। ठीक है,
तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, एल्टन मायो से संबंधित नहीं बल्कि एफडब्ल्यू टेलर से है। ओके, और बाकी तीनों जो हैं, ग्रेट इल्यूमिनेशन, ह्यूमन एटीट्यूड्स और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एल्टन मायो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में बात की जाए, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक्चुअली अमेरिका के पास में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में जो शिकागो है वहाँ पे, ठीक है, शिकागो में हुआ था। और वहाँ पे एक कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में भी पूछा जाए नाम तो याद रख लीजिए, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में ये चलाया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज। ठीक है, ऑप्शन है टूवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लोक निगम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका उत्तरदायित्व होता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ, नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तरफ, या संसद के तरफ या प्रति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, चूंकि पब्लिक कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, तो उसकी स्थापना जो होता है, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो जो पार्लियामेंट के द्वारा होता है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, और वही स्पेशल एक्ट में ही उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी एरिया ऑफ वर्क है, स्कोप है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उस एक्ट को बनाने वाले पार्लियामेंट होते हैं, इसलिए पब्लिक कॉरपोरेशन किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु क्रिएटेड द कंसेंट मॉडल ऑफ द पावर। ठीक है, कंसेंट मॉडल ऑफ पावर किनके द्वारा बनाया गया या दिया गया, मायो, एल्टन मायो, विलियम जी स्कॉट, फिर है हर्बर्ट साइमन और बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, कंसेंट मॉडल ऑफ पावर, जिसको सत्ता के सहमति मॉडल भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चेस्टर बर्नार्ड ने ही कंसेंट मॉडल ऑफ पावर के बारे में बात कही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, 14 नंबर है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट हु हैज़ जनरल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जिले में यदि कानून व्यवस्था कायम करना है तो उसके लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। आपके ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम। ठीक है, तो जनरली इन्हीं के अंडर सब चीज़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेंट एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, असिस्टेंट एजेंसी या सहायक अभिकरण या असिस्टेंट एजेंसी के रूप में कौन काम करता है, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो इसका बताना है सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो असिस्टेंट एजेंसी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो मेन एजेंसी है, ठीक है, इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वो पब्लिक के लिए नहीं काम कर, पब्लिक की नहीं बल्कि एक जो मेन एजेंसी होती है उसकी तरफ काम करते हैं। ठीक है, वो वैसे काम करेंगे जो हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। तो असिस्टेंट एजेंसी के रूप में याद रखिएगा CPWD होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर, व्हाट डज द पब्लिक कॉरपोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई टू अचीव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो लोक निगम प्रकार का जो प्रशासन होता है वो क्या प्राप्त करने की चेष्टा रखता है, बिजनेस एफिशिएंसी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कंबाइनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विथ बिजनेस एफिशिएंसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कंबाइनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विथ बिजनेस एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, इसमें दो वर्ड है, पब्लिक और कॉरपोरेशन।
है ना। और देखिए कॉरपोरेशन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से जो निरंतर चलते रहने वाला एक ट्रेड कॉरपोरेशन होता है क्या, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, ठीक है। और यहाँ से पब्लिक मीन्स लोग, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। और कंबाइनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद बिजनेस एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो गुड गवर्नेंस का एसेंस है वो यहाँ पे कहाँ, इस स्टेटमेंट में से बताना है क्या निकल के आ रहा है। रूल ऑफ लॉ एंड रेगुलर इलेक्शंस एंड लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस का एसेंस क्या है ये, ओके, इसको याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो एक तरीके से जो गोपनीयता बरती जाती है ना, कि एकदम बिल्कुल ओपेक होता है सिस्टम, उसको ओपन करना, ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है, ताकि जितने भी काम हो वो जनता को पता चल पाए और जनता एक तरीके से जो प्रशासन में लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा गुड गवर्नेंस से संबंधित। और एक रिपोर्ट भी आई थी गुड गवर्नेंस से संबंधित, शायद 1992 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था, तो इसको देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पायनियर ऑफ ट्रेट बेस्ड अप्रोच टू द लीडरशिप इज, द पायनियर ऑफ ट्रेट बेस्ड अप्रोच टू द लीडरशिप इज RM स्टॉकडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कुंज एंड ओ डेनेल फिडलर। तो पूछा जा रहा है नेतृत्व के जो गुणमूलक दृष्टिकोण है उनके प्रणेता कौन है, यहाँ पे बताइए। तो इसका सही जवाब होगा और क्या, ऑप्शन नंबर बी, चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। तो इन्होंने ही ट्रेट बेस्ड अप्रोच टू द लीडरशिप के बारे में बात कही, तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और इनके द्वारा ये कहा जाता है ना, इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि जो सफल नेता हैं अभी के समय में या कभी भी, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल एक पर्सनालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है। और जिन इंसानों में, जिस नेता में इस तरह की पर्सनल एक तरीके से स्पेशल क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको कहा जाता है कि करिश्मा पर्सनालिटी है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता है, ठीक है। तो और इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि नेता जन्म लेते नहीं हैं, नेता जन्म लेते हैं बल्कि बनाए नहीं जाते, ठीक है। मतलब किन्हीं में वो गुण पहले से ही होगा तभी वो नेता बन पाएगा। कोई चाहेगा कि नहीं हम अब नेता बने तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। ये मेन इसका मेन लोगो है तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द हूवर कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हूवर कमीशन से संबंधित है कि इन्होंने किस पर, हूवर कमीशन ने यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें किस पर आधारित एक ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण के बारे में सिफारिश की, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन या प्लेस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्पस, ठीक है। तो हूवर आयोग जो कि यहाँ से नहीं रिलेटेड है, ये अमेरिका USA में बना था, ठीक है, 1980s के आसपास में। तो हूवर कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पर्पस के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए उसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिफेंस से संबंधित, या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ये एक तरीके से पर्पस है ना, कि हमें यहाँ पे अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हेल्थ को मजबूत करना है। तो वो सब डिपार्टमेंट जैसे होता है लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है, जो मजदूरों के लिए काम करेगा। तो पर्पस बेस्ड उन्होंने बात कहा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हु यूज्ड द वर्ड ब्यूरोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का
सबसे पहले इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल या विंसेंट डी गोर्ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा सबसे पहला यूज़ किया गया वर्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वो एक्चुअली फ्रेंच एक तरीके से थिंकर थे। ठीक है, फ्रेंच थे वो, और उन्होंने ही एक अपनी भाषा में कहा था कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, और वह बीमारी कौन सी है? तो उन्होंने बताया था ब्यूरोमेनिया। ठीक है, उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है ब्यूरोमेनिया। ठीक है, यानी उनका कहना ये था कि इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है वहाँ पे, इतना सिचुएशन ख़राब हो गई है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हमारे फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, और यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आप लोग तो जानते हैं हर्बर्ट साइमन किनसे संबंधित हैं? ठीक है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच से संबंधित हैं। ठीक है, और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को एक अच्छे से स्टडी किया, ये भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। बट पहली बार इस्तेमाल किन्होंने किया वर्ड ब्यूरोक्रेसी को? तो याद रखिएगा विंसेंट डी गोर्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम एनीवेयर, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पेपरलेस ऑफिस, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वर्क। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से संबंधित इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो महत्व हैं उनको बढ़ाते हैं मॉडर्न स्टेट में। आपके ऑप्शन है राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फिर है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी। ठीक है, सारे यहाँ पे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और ये सारे ऑप्शंस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंस को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, व्हाट डिड हेनरी फेयोल नॉट सपोर्ट? ठीक है, तो हेनरी फेयोल ने किनको सपोर्ट नहीं किया? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल्स, परसेप्चुअल स्किल्स, आइडियलिस्टिक स्किल्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हेनरी फेयोल ने किसका समर्थन नहीं किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, आइडियलिस्टिक स्किल्स। ठीक है, इसके बारे में वो कभी समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु रोट नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो पूछा जा रहा है किन्होंने नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक लिखा गया, किनके द्वारा? ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स या मेरी पी फॉलेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया। ठीक है, कब पब्लिश्ड हुआ? 1937 में। इसको याद रखिएगा। और इस बुक में उन्होंने पोस्ट कॉर्ब थ्योरी के बारे में बताया, जो आप लोग जानते होंगे। पोस्ट कॉर्ब है ना, आप लोग जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, C और O अलग नहीं होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है CO मिलके। और R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ठीक है, और तो याद रखिएगा। और जो कुछ बुक्स उनके द्वारा लिखे गए उनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लूथर गुलिक के द्वारा जो पब्लिश्ड हुए उनमें है, लिख लीजिए। एक बुक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब पब्लिश्ड हुआ? 1937 में। ओके, और एक दूसरी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, 1948 में पब्लिश्ड हुई। तो ये बुक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, लूथर गुलिक के द्वारा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड दैट गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, ठीक है, तो किनके द्वारा कहा गया कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी साथ साथ चलते हैं? लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, मैरी फॉलेट। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक ने कहा, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट द एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो किनके द्वारा द एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी लिखा गया? लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, मैरी पी फॉलेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो द एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी लिखा गया था, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया वेबर के द्वारा, तो मैक्स वेबर, अच्छा है यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो मैक्स वेबर के द्वारा दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी, ओके, और 1911 में यह लिखा गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो मैक्स वेबर ने एक और बुक लिखा जिसको उन्होंने नाम दिया दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यह बुक उनके द्वारा लिखा गया, मैक्स वेबर के द्वारा, ठीक है। और जो बहुत सारे लेख लिखे गए, जो एसेज लिखे गए, वो इसी बुक में मिलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और बुक जो मैक्स वेबर की बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उस बुक का नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द प्रोटेस्टेंट एथिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं लिखा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। और यह कब पब्लिश्ड हुई? 1905 में। देखिए ये सब बुक्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको बुक्स के नाम और कौन से ऑथर्स के द्वारा लिखा गया ये याद है, चलिए पब्लिकेशन डेट ना भी याद हो, पर बुक्स के नाम और ऑथर्स के साथ अभी यदि याद है आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैच करने को दे सकते हैं, अरेंज करने को दे सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए अभी बहुत अच्छा समय है कि आप ये सब रिवाइज करिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग वॉर टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पीस टाइम, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने यह कहा कि युद्ध काल का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह और जो शांति काल का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत डिफरेंट होता है। ऑप्शन देख लीजिए, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स या मैरी पी फॉलेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक, ठीक है। तो इन्होंने यह कहा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास्ड हुआ ये बताना है। 1986, 1992, 2001, 1981। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1986 में, ठीक है। फिर अभी तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहली बार 1986 में, 2019 में शायद अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग स्टडीड ब्यूरोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है रॉल्फ मिलीबैंड, विलियम निस्कानेन, एरिक मुस्किन, बी गाय पीटर्स, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉल्फ मिलीबैंड, विलियम निस्कानेन, एरिक मुस्किन या बी गाय पीटर्स, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ा, ठीक है, या बताया, अध्ययन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम निस्कानेन,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हु सेड डिसीजन मेकिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमोंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमोंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। टेरी, मैकफार्लैंड, हर्बर्ट साइमन, रे ए किलियंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रे ए किलियंस। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहा गया, आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कंसेप्ट्स हों, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हों, तो ज़रूर से आप इनको नोट बना लीजिए और कोशिश करिएगा अच्छे से आंसर देने की। ठीक है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट हमेशा उपलब्ध रहेगा, मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हो तब भी, या इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो तब भी, ठीक है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है सेशन सारे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।